क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व जो है वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। इसी तरह देखते हैं, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जिसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सभापतित्व किया जा रहा था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किंतु उनके अधिकार और आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प प्रारूपित किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूपित किया गया था। इसी तरह देख लेते हैं, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। कराची अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने प्रारूपित किया। एम.एन. रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित जो है प्रावधान किया गया था? तो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान जो है वो किया गया था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऐसे कौन प्रारूपित किया था मौलिक अधिकारों को? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूपित किया गया था। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा जो है वह एस.बी. बोस के द्वारा माना गया है। एस.सी. बोस ने से महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। इसी तरह देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो कौन कौन सी घटना कब हुई हमें बताना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कल हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। उसके बाद हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च के बीच 1931 ईस्वी को हुआ है। उसके बाद हुआ है भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को मिला था, 23 को मिला था, 31 को मिला था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 को, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, 4 3 2 1। इसी तरह देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता कांग्रेस ने वायसराय के बीच
बातचीत के लिए गांधी जी को अधिकृत किया। गांधी समझौता के बीच लंबी बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 ईस्वी को दोनों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी समझौता के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी जो है लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। तो भगत सिंह को फांसी किस कांड के लिए दिया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र कांड के लिए भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कराची कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। 29 से 31 मार्च तक कराची में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी समझौता की संपुष्टि की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन पूर्णतः निष्फल रहा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ना है और उसके कालक्रम के अनुसार हमें क्या करना है? टूट का हमें सही पता लगाना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 29 से 31 मार्च के बीच हुआ था 1931 में। राजगुरु को फांसी मिला था 23 मार्च 1931 ईस्वी को मिला था। गांधी समझौता जो है वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी समझौता हुआ था। इस प्रकार इसका जो है 3-2-1 जो होगा आंसर सही होगा। पहले गांधी समझौता, फिर राजगुरु को फांसी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। 6 का 1 होगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। स्वाधीनता संग्राम में जो घटनाएं दिए गए उसे हमें कालक्रम के अनुसार पता करना है कि कौन सा क्रम सही होगा। तो गांधी समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 19 से 31 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह को फांसी जो हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था पूना समझौता। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा डी होगा। 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 जो है इसका आंसर सही होगा डी। इसी तरह देख लेते हैं गांधी समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब मिला था? 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 को। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत इतिहास में घटनाओं के सही कालक्रम को अनुसार को इंगित करता है? तो घटनाओं के सही कालक्रम अनुसार को इंगित करता है वो है, सबसे पहले हुआ था मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। उसके बाद गांधी समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन जो है सी है कालक्रम के अनुसार सही है। इसी तरह देख लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1940 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय तथा जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार औपचारिक नाम भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष 1909 में पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा के दौरान ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेनल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर 1000 लोगों हंटर कमीशन के अनुसार 379 की हत्या करवाई। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। गांधी समझौता जो हुआ था तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य फरवरी 1931 में वार्ता आरंभ हुई। इस वार्ता के उपरांत 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिथगो ने घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान थे
भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान करना, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन आदि प्रमुख था। इस प्रकार पहला टॉपिक को समाप्त कर दिया गया है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। छोटे छोटे टॉपिक है, इस वीडियो के माध्यम से 3 टॉपिक समाप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में 5 लाइक का टारगेट था जिसे आपने संपूर्ण कर दिया था। इस वीडियो में 10 लाइक का टारगेट है, आप जरूर इसे पूरा करें। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गोलमेज सम्मेलन का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किस नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। इसी तरह देखते हैं 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। कब बुलाया था? तो नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्री, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि प्रमुख थे। फ्रेंड्स, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन से व्यक्ति थे, कौन कौन से व्यक्ति नहीं थे, कथन के रूप में दिया जा सकता है। इसीलिए आप ध्यान रखें सभी व्यक्तियों को जो दिए गए इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। नवंबर 1930 में लंदन में इसका आयोजन हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग लिया था, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, परंतु कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है वो केटी पॉल के द्वारा किया गया था। केटी पॉल ने लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। विषय देखते हैं, सेंट जॉर्ज जेम्स महल लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में प्रथम भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर में बुलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किन प्रतिभागियों के द्वारा भाग लिया गया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था, परंतु मौलाना आजाद ने भाग नहीं लिया था। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है सही है। इसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी तरह देखते हैं, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई,
प्यारे लाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। नेक्स्ट है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, महादेव देसाई ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, प्यारे लाल नैयर ने भाग लिया था, मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था, परंतु जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था। हमसे पूछा जा रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन कौन लिया ये पहले याद करिए, तो अब ऑप्शन के अनुसार इसे छांट सकते हैं। महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कलाम आजाद ने भी भाग नहीं लिया था, परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 ईस्वी में हुआ था उसमें महात्मा गांधी क्या थे? उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिए गए, कथनों पर हमें विचार करना है और कौन सा सही है हमें बताना है। पहला है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व नहीं किया था, बल्कि महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया गया था। इस प्रकार कथन जो है गलत है। कारण देखते हैं, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने अंतर्निहित था। बिल्कुल, गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। इस प्रकार कारण जो है सही है, परंतु कथन जो है गलत है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है डी जो होगा सही होगा। ए है गलत, यानी कथन जो है गलत है, परंतु कारण क्या है? सही है। इसी तरह देखते हैं, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी द्वारा पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शिरकत किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जब भाग लेने लंदन गए थे तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इसी तरह देखते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी MASS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई में लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या है? तो उस पानी का जहाज जो है SS राजपूताना है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। इसी तरह देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। इस सम्मेलन में लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने हिस्सा लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, किंतु गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो खाली हाथ जो होता है भारत लंदन से लौटे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर क्या रहा? असफल रहा था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। इसी तरह देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में 2 व्यक्तियों के द्वारा भाग लिया गया था। तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा भाग लिया था। इस प्रकार ऑप्शन इसका ए और डी दोनों होना चाहिए था। ए और डी, भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने क्या तीनों गोलमेज सम्मेलन पर भाग लिया था? इसी तरह देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। और कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि उनका उसी रूप में उल्लेख जो है गलत होगा। यह कैसे? तो ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीनों सत्रों में संपन्न हुई थी। इस प्रकार ये क्या है? ये गलत होगा। तीनों जो सम्मेलन है क्या थे? अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक सम्मेलन की अवस्था थी जो तीनों सत्रों में संपन्न हुई थी। इसी तरह देखते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सम्मेलन जो है वस्तुतः तीनों क्या था? अलग अलग सम्मेलन नहीं था, अपितु यह एक ऐसा सम्मेलन था, अवस्था थी जो तीनों सत्र में संपन्न हुआ था। एक ही सम्मेलन के तीनों सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलन कहा जाना क्या है? गलत है। गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधारों तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट के वार्ता के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो निम्नलिखित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसी तरह देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा
राजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरी गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला हुआ था 1930 से लेकर के 1931 तक, दूसरा हुआ था 1931 तक, तीसरा हुआ था 1932 में। बीपीएससी प्री में 53वीं से 55वीं, 56वीं से 59वीं तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला में भाग नहीं लिया था और तीसरा में भाग नहीं लिया था। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक। द्वितीय में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, परंतु कांग्रेस ने पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो पहला दिया गया है कि गोलमेज सम्मेलन जो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने दलितों वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। बिल्कुल सही है। पहला सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए निर्वाचन मंडल की मांग किया था। दूसरा है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बिल्कुल, प्रथम में और तृतीय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों कथन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार 1, 2, 3 कथन सही है जो ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया है। इसी तरह देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए निर्वाचन मंडल की मांग करा था। कांग्रेस ने प्रथम एवं तृतीय भाग में भाग नहीं लिया था। सम्मेलन में पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे तथा इसमें दलित वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए आरक्षित शैक्षणिक अर्हताएं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार तीनों जो कथन दिया गया है प्रश्न में बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, इस प्रकार दूसरा टॉपिक भी समाप्त हुआ, गोलमेज सम्मेलन। अब तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 10 लाइक का टारगेट रखा गया, आप उसे जरूर पूरा कर लें जिससे हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है सांप्रदायिक पचाट एवं पुनः पैक्ट 1932 ईस्वी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचाट एवं पुनः पैक्ट 1932 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसी तरह देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया है। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। एक प्रथम निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो यह अछूतों के लिए प्रथम निर्वाचक समूह पहली बार बनाया गया था सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा 1932 ईस्वी में। इसी तरह देखते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक
समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। किससे अलग कर दिया गया? तो हिंदुओं से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है कथन इसमें दिए गए और कारण दिए गए, दोनों पर हमें विचार करना है, कथन और कारण पर। पहला है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक प्रचार पुरस्कार की घोषणा किया था। बिल्कुल, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा जो है 1932 में अगस्त में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। कथन जो है सही है। कारण दिया गया है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। कारण भी जो दिए गए हैं ये भी बिल्कुल सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। इस प्रकार पहला जो ऑप्शन होगा ए इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या कौन करता है? स्पष्टीकरण आर करता है। नेक्स्ट है इसी तरह देख लेते हैं, नहीं दिया गया। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो किसे आरक्षित सीटें या पृथक चुनाव क्षेत्र जो है आवंटित नहीं किया था? तो यह जो है बौद्धों को आवंटित नहीं किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत में क्या किया था? पृथक चुनाव और सीटें जो है आरक्षित नहीं किया गया था। तो मुसलमानों को किया था, सिख को, अनुसूचित जातियों को भी किया था, परंतु बौद्धों के लिए नहीं किया गया था। इसी तरह देखते हैं 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा, अपितु इसे दलित वर्गों के लिए भी लागू किया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिख और अंगल भारतीय तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति सुविधा प्रदान किया गया, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू था। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें इसके तहत आवंटित नहीं किया गया था। तो किसे आवंटित नहीं किया गया था? पृथक निर्वाचन और सीटें तो बौद्धों को आवंटित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा पहला आमरण अनशन जो है कम्युनल अवार्ड के समय किया गया था। कम्युनल अवार्ड के समय महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम अनशन जो है प्रारंभ किया गया। इसी तरह देखते हैं गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन जो है 20 से लेकर सितंबर से लेकर के 1932 को नर्मदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया, जो 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन को तोड़ा था। तो अनशन कब शुरू हुआ? तो 20 सितंबर 1932 को, और तोड़ा कब? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को अनशन तोड़ा गया। नेक्स्ट है अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो आमरण अनशन जो है नर्मदा जेल में प्रारंभ किया था। कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये तो आप जानिए रहे। गांधी जी ने इस योजना का विरोध किया था कम्युनल अवार्ड का। उस समय वे कहाँ थे? तो नर्मदा जेल में थे, वहीं से इन्होंने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसीलिए किया, तो मरणोपरांत उपवास प्रधानता जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा के खिलाफ नर्मदा जेल में किया था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक में कितना अवार्ड में 71 सीट और पूना पैक्ट में 147 सीट दलितों के लिए दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। और बिहार से सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप जरूर देखें।
इसी तरह देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास में 30 है, सिंध सहित बंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग सीटों में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित किया गया था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट संबंधित था, तो पूना पैक्ट जो है दलित वर्ग से संबंधित है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो पूना पैक्ट जो है दलित वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट समझौता या पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का उद्देश्य जो था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। इसके तहत दलितों को 147 सीटें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कथन दिए गए और कारण दिए गए, हमें बताना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। बिल्कुल, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को क्या किया? तो धराशायी कर दिया। कारण बताया जा रहा है कि उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीटें आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। बिल्कुल, इसके माध्यम से पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी किया। अब पूना पैक्ट के अंतर्गत ही क्या हुआ था? अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जो मांग था वो क्या हो गया? प्रशस्त हो गया था, तो उसे मिल गया, दलितों को मिल गया। इस प्रकार ऑप्शन जो है इसका ए और आर सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन इसका ए सही होगा, ए, क्योंकि ए आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसी तरह देख लेते हैं 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों तथा सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के आदि के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को अमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ, जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई। ये 2 शर्तें थी। प्रथम थी कौन? विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की व्यवस्था थी। दूसरे, केंद्रीय विधानमंडलों में सामान्य वर्ग सीटों में से 18 सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। इस प्रकार ए और आर की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है श्री भीमराव अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। उसे किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। भीमराव अम्बेडकर और किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर जो है वह गांधी जी के समर्थक और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। गांधी जी के समर्थक थे, ना कि गांधी जी थे। इस प्रकार ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया। इसका इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ही होना चाहिए था। गांधी जी के समर्थक थे और भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। इसी तरह देखते हैं सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के अमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया है? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात पूना समझौता को क्या किया था? संपादित किया गया था, जो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। परंतु इसके बीच इसमें हस्ताक्षर कौन कौन किया था? तो गांधी जी के समर्थक और भीमराव अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इनके समर्थकों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था पूना समझौता पर। इसी तरह देखते हैं 24 सितंबर 1932 को दिन शनिवार को 5:30 बजे
समझौता हस्तांतरित हुआ। दलित वर्ग के लिए भीमराव अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्री, जीडी बिड़ला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीनिवासन, एम जी राजा, सी बी मेहता, बौखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षर करता थे। मुंबई में अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। श्री राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भीमराव अम्बेडकर से अपनी कलम बदल ली। भीमराव अम्बेडकर से क्या की, अपनी कलम जो है बदल ली। आप ध्यान रखें किनके किनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट जो है जिनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, उन्हीं सबको क्या बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। जैसे राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्री, राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीनिवासन, इससे इनके बारे में बहुत ज्यादा क्या है पूछा जाता है। सीबी क्या मेहता, इनके बारे में ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा किनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया था। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। इसी तरह देखते हैं पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही, वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला, जीडी बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है जीडी बिड़ला जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो जीडी बिड़ला थे। इनका नाम क्या रखा गया था बाद में? तो हरिजन सेवक संघ रखा गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम अध्यक्ष जो है जीडी बिड़ला थे। क्या थे? जीडी बिड़ला थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप मिलाकर देख लीजिए क्योंकि घटना चक्र से अधिकतर क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं बार बार, ताकि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए अलग अलग तरीके से। इसी तरह देखते हैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था, तो हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम जो था वो ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग था। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था। इसी तरह देखते हैं महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर क्या रखा गया? हरिजन सेवक संघ पड़ा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया हरिजन संघ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना। इसे इंग्लिश में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी कहा जाता है और 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग स्थापित किया गया था, तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। इसी तरह देखते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने किया था।
जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया था 1942 ईस्वी में, तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 में स्थापना किया था? तो 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। इसी तरह देख लेते हैं, हरिजनों के कल्याण एवं अस्पृश्यता के विरुद्ध वर्ष 1932 में एम.के. गांधी ने राष्ट्रीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। वर्ष 1933 में गांधी जी द्वारा साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1942 में क्या किया गया? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? यह जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह कथन जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। किसके प्रति? तो महात्मा गांधी के प्रति कहा गया था। इसी तरह देखते हैं, 14 अगस्त 1931 को बंबई में वार्ता के दौरान भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ज्ञात है कि दलितों की स्थिति के बारे में महात्मा गांधी जी तथा भीमराव अम्बेडकर के बीच मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूर्ण समझौता हुआ था। पूर्ण समझौता हुआ था कब? तो 24 सितंबर 19 को महात्मा गांधी और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूर्ण समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इस प्रकार 3 जो टॉपिक थे वो समाप्त किए गए इस वीडियो के माध्यम से। कौन कौन से टॉपिक थे? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचायत एवं पुनः एक्ट 1932 ईस्वी। आप बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे तरीका से देखें, आपको तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में 10 लाइक का टारगेट रखा गया, आप इसे जरूर पूरा करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं कि और कौन सा वीडियो टॉपिक पर बनाया जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।